वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए इसे दो भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत एवं साहित्यिक स्रोत। पिछले वीडियो में मैंने साहित्यिक स्रोत पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था। आज मैं पुरातात्विक स्रोत पर वीडियो लेकर आया हूँ, तो चलिए इसे देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक स्रोतों का वर्णन करें। इसका आंसर है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत उत्खनन से प्राप्त सामग्री, अभिलेख, सिक्के, खंडहर और स्मारक आते हैं। पुरातात्विक स्रोत से मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। उत्खनन से प्राप्त ईंटें, बर्तन, औजार, मूर्ति, अभिलेख, सिक्के और हथियारों से भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों का जानकारी मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं, पुरातात्विक स्रोत से ही हमें ज़्यादा इतिहास के बारे में जानने को मिलता है। चूँकि साहित्यिक स्रोत में आने वाले वस्तुएं का जीवन काल लंबे समय तक नहीं रह पाता है जो हमें इतिहास की जानकारी दे सके, परंतु पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आने वाले सभी वस्तुओं का जीवन काल काफ़ी लंबे समय तक का होता है। जैसे सिक्के आदि का जीवन काल काफ़ी लंबे समय का होता है, वहीं साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आने वाले कुछ पुस्तकें, ताम्रपत्र वगैरह जो भी होते हैं, उसका समय बहुत कम होता है जो हमें इतिहास के बारे में नहीं बता पाता है। तो पहला पॉइंट आता है खंडहर एवं स्मारक। इतिहास की जानकारी में प्राचीन भवनों, मंदिरों और मूर्तियों के सूक्ष्म अध्ययन से भारत की सांस्कृतिक इतिहास का पता लगता है। भवनों के खंडहरों से शिल्पकला और धार्मिक विश्वासों का पता चलता है। खंडहर आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव डालता है। जिन राजाओं की आर्थिक स्थिति अच्छी रही है, वैसे राजाओं ने बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण कराया है तथा उस समय के भवनों एवं सड़कों की कच्ची पक्की स्थितियों से भी लोगों के आर्थिक परिस्थिति का पता चलता है। खंडहर एवं स्मारक मध्यकालीन आर्थिक स्थिति को विशेषकर दर्शाने का प्रयत्न करता है कि उस समय के सम्राट, उस समय के जो भी सुल्तान, जिसकी दशा जिस तरह की थी, उन्होंने वैसे वैसे मंदिरों या फिर भवनों का निर्माण कराया। साथ ही वहाँ के आर्थिक दशा वहाँ के ग्रामीणों की थी, उसी अनुसार वो अपने घरों का भी निर्माण करते थे। जैसे कुछ अमीर लोगों के घर पक्के ईंटों के बने होते थे और कुछ गरीबों के घर कच्ची दीवारों के बने होते थे। अब नेक्स्ट आता है सिक्के। मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें तत्कालीन सिक्कों तथा शिलालेखों से भी प्राप्त होती है। इस समय के सिक्के समकाल की अंतिम सीमा का ज्ञान कराते हैं, जिसे दरबारी इतिहासकारों ने प्रायः उपेक्षित रखा है। तिथि का निर्धारण में अभिलेख और सिक्के सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है। सिक्कों से शासकों के धार्मिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक तथ्यों की जानकारी मिलती है। यही नहीं, इनसे यह भी पता चलता है कि मुगल किस प्रकार भारतीय परंपराओं से प्रभावित हुए थे। दक्षिण भारत और उड़ीसा के हिंदू राजाओं के सिक्कों से वहाँ के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सिक्कों से हमें पता चलता है कि मुगल बादशाहों ने सिक्कों के आकार, आकृति, वजन, शुद्धता और सुलेख पर विशेष ध्यान दिया था। इतिहास में सिक्कों का योगदान तिथि निर्धारण में ही किया जाता है। साथ ही साथ ये उस समय के शासकों की दशा भी बतलाती है कि राजा की दशा कैसी थी। यह हमें पता चलता है राजा के द्वारा बनवाए गए सिक्कों से कि सिक्के की आकृति, वजन एवं शुद्धता से कि उसमें जो धातु इस्तेमाल किया गया है उसमें कितनी शुद्धता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अभिलेख। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के जानकारी में अभिलेख का विशेष महत्व है। गुजरात के गृहबंधु से एक अभिलेख गुजरात के सुल्तान अहमद शाह प्रथम के काल का मिला है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि उस प्रांत में मुस्लिम जनसंख्या अधिक रही होगी, अतः वहाँ प्रार्थना हेतु मुनीर शाह तई द्वारा रजब हिजरा 1840 16 जनवरी सन 1437 ईस्वी को एक मस्जिद बनवाई गई थी। गुजरात के गृहबंधु से जो अभिलेख मिली है, जिसे अहमद शाह प्रथम ने बनवाया था, तथा उस अभिलेख से यह पता चलता है कि उस समय वहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या काफ़ी अधिक थी और प्रार्थना करने के लिए उन्होंने यह अभिलेख को बनवाया।
जे फ्लिट का मत ठीक ही है कि अभिलेख द्वारा बिना किसी कठिनाई के तिथियों को निश्चित करने एवं भारत के इतिहास को एक रूपता प्रदान करने में सहायता प्राप्त होती है। इनसे भाषा तथा लेखन कला पर भी प्रकाश पड़ता है। इनके माध्यम से तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक व्यवस्थाओं का जानकारी होती है। साथ ही साथ पर्याप्त अभिलेखों से सम्राटों की वंशावली, शासनकाल व उनके साम्राज्य विस्तार का जानकारी भी अभिलेखों से मिलती है। तिथि के निर्धारण में अभिलेख और सिक्के दोनों ही एक दूसरे के समरूप हैं। इन दोनों की मदद से काफ़ी हद तक सही तिथि का निर्माण हो जाता है कि उस समय इसी तिथि को यह सब हुआ। और साथ ही अभिलेखों से एक और फ़ायदा है कि उस समय के शासकों के वंशावली और शासक के साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक सीमित है, इसका भी पता हमें अभिलेखों से मिलती है। और साथ ही साथ अभिलेखों पर अनेक भाषाएं भी देखने को मिलती है, जो यह दर्शाती है कि उस समय अनेकता में भी एकता की भावना रही है। ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो गया, परंतु इसका प्रश्न इस तरह नहीं पूछता है। ये पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों को दोनों को एक ही प्रश्न में डालकर पूछा जाता है। जैसे पूर्व मध्यकालीन भारत के स्रोतों का वर्णन करें, या फिर पूर्व मध्यकालीन भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें। ये इस तरह से दोनों को साथ में पूछा जाता है। मैंने दोनों को अलग अलग करके डील किया है क्योंकि मैं इसे अच्छे से समझा सकूं। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।